जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2 दशक में पहली बार भारत का अभी तक का सबसे घातक सिविल प्लेन क्रैश। भारत ने सफलतापूर्वक कंडक्ट किए अपने रुद्रास्त्र यूएवी के ट्रायल्स। ब्रह्मोस के डर की वजह से अब पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रहा है जर्मनी और इटली के एयर डिफेंस सिस्टम्स। जिन हेलीकॉप्टर्स को यूएस आर्मी कर रही है रिजेक्ट, भारत को है उन हेलीकॉप्टर्स का इंतजार। भारत के पावर ग्रिड पर पाकिस्तान ने किए थे 2 लाख साइबर अटैक्स की कोशिश। आज 12 जून का दिन भारत के सिविल एविएशन सेक्टर के लिए बेहद ही दुखद और दर्दनाक है, क्योंकि आज दिन में एयर इंडिया की एक फ़्लाइट AI-171 जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, तो वो अपने टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद एक बिल्डिंग पे जाकर क्रैश हुई है। इस एयरक्राफ्ट में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स के साथ टोटल 242 पैसेंजर्स सवार थे और इस एयरक्राफ्ट में सवार 169 इंडियन नेशनल्स थे, 53 ब्रिटिश नेशनल्स, 1 कैनेडियन नेशनल और 7 पोर्टुगीज नेशनल्स। इस एयरक्राफ्ट ने 1339 आवर्स पर रनवे 23 से उड़ान भरी थी। उसके तुरंत बाद ATC को इसकी तरफ से मेडे कॉल आया, लेकिन ATC द्वारा किए गए रिस्पांस के बदले एयरक्राफ्ट की तरफ से फिर कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट था वो डिपार्चर के तुरंत बाद ही एयरपोर्ट पेरीमीटर के बाहर क्रैश हो गया था। और ऑफिशियल्स की तरफ से भी बताया गया कि इस एयरक्राफ्ट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी भी सवार थे। बाकी इस एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो रेस्क्यू टीम है वो साइट पर पहुंच गई थी और इस रेस्क्यू मिशन में NDRF, BSF, CISF के अलावा इंडियन आर्मी भी शामिल है। और जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो है बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर और एयरक्राफ्ट एक PG हॉस्टल की बिल्डिंग में जाके क्रैश हुआ था। और इस बात का भी डर है कि एयरक्राफ्ट जिस हॉस्टल से टकराया था तो वहाँ पर भी कुछ कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। हम ईश्वर से इस घटना से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालांकि ये एयरक्राफ्ट क्रैश कैसे हुआ, इसके क्या मुख्य कारण थे, तो वो तो पूरी जांच होने के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन अभी तक जो विजुअल्स इसके सामने आए हैं उनको देखकर यही संभावना जताई जा रही है कि एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन फेल हो गए थे और वही इस क्रैश का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। और अगर डुअल इंजन फेलियर ही इसका बड़ा कारण है तो फिर इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है कि एयरक्राफ्ट की उड़ान से पहले कि एयरक्राफ्ट की सही से जांच की गई थी या नहीं, और अगर करी थी तो किसने करी थी। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, तो ये केवल 12 साल ही पुराना था और अहमदाबाद से उड़ान भरने से पहले ये दिल्ली से उड़ान भर के अहमदाबाद आया था। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पिछले 2 दशकों में ये भारत में अभी तक का सबसे घातक सिविलियन प्लेन क्रैश वाला मामला है। बाकी हमारी हर किसी से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि इस क्रैश की अगर कोई कैजुअलिटीज़ की वीडियोज़ या फोटोज़ आपके पास आती हैं तो उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचें। बाकी हमें पता है कि कुछ उम्र के बच्चे हैं जो कि इस दुखद घटना को, इस भयानक घटना को सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पर, तो उनका फ़िलहाल अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम हमारी एजेंसीज़ को ज़रूर आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों पर भी अपनी नज़र बना के ज़रूर रखें। ANI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 11 जून 2025 को पोखरन फायरिंग रेंजेस में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए रुद्रास्त्र UAV के क्रिटिकल ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। जो ये रुद्रास्त्र UAV है ये एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कैपेबिलिटी वाला UAV है जो कि रियल टाइम सर्विलेंस से लेकर एक्यूरेट टारगेट एंगेजमेंट तो इस तरह की कैपेबिलिटीज रखता है। और इन ट्रायल्स के दौरान 50 किलोमीटर तक के मिशन रेडियस को कवर करते समय इस UAV ने एक स्टेबल वीडियो लिंक को भी मेंटेन करके दिखाया और जो टोटल रेंज कवर करी वो 1.5 घंटे के एंड्योरेंस टाइम के साथ 170 किलोमीटर से ज़्यादा थी। और इसी ट्रायल के दौरान इस UAV से एक प्रिसीशन गाइडेड एंटी पर्सनल वॉरहेड को भी डिप्लॉय किया गया था, जिसमें उस वॉरहेड को मीडियम ऑल्टीट्यूड से ड्रॉप किया गया और उस वॉरहेड ने एक लो हाइट एयर बर्स्ट को अचीव करके दिखाया। और आप सभी को ध्यान होगा कि ये सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड वही कंपनी है जिसके द्वारा बनाए गए नागास्त्र लॉइटरिंग म्यूनिशंस ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किए गए थे। भारत और फ्रांस की मिलिट्रीज 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस में संयुक्त रूप से मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2025 को आयोजित करेगी और जिसमें दोनों देशों की आर्मीज मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फोकस करने वाली है। और इस मिलिट्री ड्रिल का प्रमुख उद्देश्य होगा दोनों देशों की आर्मीज के बीच आपसी तालमेल को और मजबूत करना। बाकी इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स की चाइनीज क्वालिटी को देखने के बाद अब जो पाकिस्तान है वो अब जर्मनी और इटली, तो इन 2 अलग अलग देशों के एडवांस एयर डिफेंस ऑप्शंस को इवेलुएट कर रहा है। और ये रिपोर्ट्स तब आई हैं जब अभी हाल ही में चीन की तरफ से पाकिस्तान के लिए उनके HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑफर की बात भी सामने आई थी। लेकिन जिस तरह से अब जो पाकिस्तान है वो जर्मन और इटालियन ऑप्शंस को भी देख रहा है, तो संभावित रूप से जो चाइनीज सिस्टम्स पर से उसका भरोसा है वो कम होता दिखाई दे रहा है। और एक दूसरा कारण है भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ का डर। तो इसलिए पाकिस्तान को ये तो अभी तक समझ में आ गया है कि चाइनीज सिस्टम्स भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम नहीं है और इसी वजह से अब वो ऐसे ऑप्शंस की तलाश में हैं जो कि भारत के इस क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम हो।
बाकी इसके अलावा जहाँ एक तरफ जो पाकिस्तान है वो ये क्लेम करता है कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसमें पाकिस्तान की ही जीत हुई थी, और भले ही उस जीत में जैश और लश्कर के 100 से अधिक सुमर होरीफाइड हुए थे, पाकिस्तानी एयरफोर्स के 11 मेजर एयरबेस तबाह हुए थे, पाकिस्तानी आर्मी में हैवी कैजुअल्टीज हुई थी, और पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तो क्या ही बात करें, वो तो खैर बंकर में ही थे। पर फिर भी अपनी जनता का ब्रेन वॉश करने के लिए पाकिस्तान ने अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा से ये साबित करने का प्रयास किया कि इस कॉन्फ्लिक्ट में वही जीते, और अगर पाकिस्तान इसको जीत कहता है तो ऐसी जीत उनको ही मुबारक। पर अभी अपडेट यह है कि जैसा कि आपको ध्यान होगा, अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के नए फेडरल बजट की अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन इस बार पाकिस्तान का जो ओवरऑल बजट है उसमें गिरावट देखी गई है, लेकिन जो पाकिस्तान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है या उनका डिफेंस बजट है उसमें 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस बार भी अपने नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर अपनी मिलिट्री या यूँ कहें मिलिट्री के टॉप जनरल्स की सहूलियतों को ध्यान में रखा है। यानी कि पाकिस्तान वो देश है जो कि अपने वहाँ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सभी पर इन्वेस्ट करने के बजाय अपने वेपन्स पर और भी अधिक इन्वेस्ट करने पर काम कर रहा है। संभावित रूप से इसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर द्वारा क्रिएट किया गया जो डर है वो हो सकता है, और जबकि पाकिस्तान की जनता का भी इसके प्रति आक्रोश देखने को मिला है, जिनको उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो पहले से कर्ज में डूबा हुआ है, इसके बावजूद भी जो डिफेंस बजट है उसमें 20% तक की बढ़ोतरी की जा रही है, और उनका ये मानना है कि पाकिस्तानी आर्मी तब तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक कि वो पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया नहीं बना देते हैं। और जबकि कुछ का ये भी मानना है कि इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान के एयरफोर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि आखिरकार सबसे ज़्यादा धुलाई भी उन्हीं की हुई है। और वैसे आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि पाकिस्तान के जो फेडरल बजट है उसका 14 से 15% डिफेंस में खर्च होता है, जबकि एजुकेशन में खर्च होता है 0.64 और हेल्थ में खर्च होता है 0.18। और उनके एजुकेशन बजट को आप ध्यान में रखकर समझ ही सकते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी जनता का ब्रेन वॉश आकर इतनी आसानी से कैसे कर लेती है। इंडियन आर्मी की अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की पहली स्क्वाड्रन को रेस किए हुए लगभग 15 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी इस स्क्वाड्रन को अपने पहले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का इंतजार है। और आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर्स की जो पहली स्क्वाड्रन है जो कि जोधपुर में मार्च 2024 में रेस की गई थी, तो ये अभी भी नॉन ऑपरेशनल है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार आर्मी के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में डिले होते जा रहा है। और आर्मी के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स की जो डील है वो 2020 में साइन की गई थी, और जिसमें 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स आर्मी को मिलने थे, और योजना के अनुसार इनके पहले बैच की डिलीवरी जिसमें 3 हेलीकॉप्टर्स होते तो उसे मई या जून 2024 से शुरू किया जाना था। लेकिन जो मई और जून की जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी तो वो पास हो गई, पर एक भी अपाचे हेलीकॉप्टर भारत नहीं आया। फिर उसके बाद कहा गया था कि जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण अब दिसंबर 2024 में डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन फिर ये वाली डेडलाइन भी पास हो गई और अभी तक आर्मी को एक भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर नहीं मिला है, और ऑफिशियली अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि इनकी डिलीवरी आखिर कब से शुरू होने वाली है। और जबकि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी डिलीवरी में जो डिले हो रहा है तो वो अमेरिका की तरफ से किसी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण है, जबकि इस हेलीकॉप्टर के लिए भारत के पायलट्स और जो ग्राउंड पर्सनल हैं वो ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं। पर इसी बीच एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जहां एक तरफ हम अपनी आर्मी के लिए पहले अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो यूएस आर्मी है तो उसने अपने आर्मी ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव के तहत अपनी रोटरी विंग फ्लीट को रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के तहत कट डाउन करना शुरू किया है, और इसी के तहत जो उनके अपाचे हेलीकॉप्टर्स के डी मॉडल हैं यानी कि AS-64D, तो अब उनको सर्विस से रिड्यूस करने की योजना चल रही है, क्योंकि यूएस आर्मी के ऑपरेशंस के लिए डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ राइन का ये मानना है कि ये पुराने अपाचे हेलीकॉप्टर्स अब उस वॉर विनिंग कैपेबिलिटी के साथ नहीं है जिसके साथ हम आज लड़ सकें और जीत सकें। और तो और अपाचे का जो रिसेंट अपग्रेड है AH-64E, जिसे भारतीय वायुसेना भी ऑपरेट करती है, और भारत की आर्मी को भी यही हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं। तो इस वाले वेरिएंट को लेकर भी यूएस आर्मी का यही कहना है कि ये भी ऐसी क्षमताओं के कगार पर हैं जहां पर जरूरी नहीं है कि उन्हें हम लड़ाई में कोई योगदान करता हुआ देखें, जैसे कि उन्होंने शायद अतीत में किया होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यूएस आर्मी जिन हेलीकॉप्टर्स को धीरे धीरे करके रिजेक्ट कर रही है, हमें अभी भी फिलहाल उन्हीं हेलीकॉप्टर्स का इंतजार है। और यूएस आर्मी द्वारा इन हेलीकॉप्टर्स को रिजेक्ट करने का कारण है कि उनकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं वो शायद आज के समय के मॉडर्न वॉरफेयर में अब उतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रह गई है जितनी कि वो पहले थी। आप सभी को ध्यान होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी द्वारा फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा के तहत इस फेक क्लेम को भी वायरल किया जा रहा था कि पाकिस्तान के हैकर्स ने भारत की 70% इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को इनऑपरेटिव बना दिया है। या अगर पाकिस्तानी मीडिया की जबान में कहें तो कुछ ऐसा था कि हमारे हैकर्स ने भारत के 70% निज़ाम को हैक कर दिया है। हालांकि ये तो पूरी तरह से फेक न्यूज़ थी जो कि उसी समय बस्ट कर दी गई थी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये सामने आया है कि 7 मई से 10 मई के बीच में भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है तो उस दौरान भारत ने पाकिस्तान की तरफ से होने वाले 2 लाख साइबर अटैक्स को सफलतापूर्वक नाकाम किया था। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ये साइबर वॉर छिड़ा था
तो इसमें भारत की सफलता का सबसे बड़ा सबूत यही है कि भारत में कहीं पर भी कोई भी मेजर पावर आउटेज देखने को नहीं मिला था। जबकि 7 मई को भारत के ऑपरेशन के बाद पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छाया हुआ था, वो बात अलग है। और इन साइबर अटैक्स को नाकाम करने वाला जो कन्फर्मेशन है वो भारत के पावर मिनिस्ट्री की तरफ से ही आया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2007 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन अब्दुल हामिद वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1992 में नागालैंड में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल डीजे सिंह और सेकंड लेफ्टिनेंट ई थॉमस जोसेफ वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर में टोलोलिंग टॉप को भारत की किस रेजिमेंट ने दोबारा से अपने कंट्रोल में लिया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।